नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब उनके घर के बाहर का एक नया वीडियो सामने आया है। उनके आवास के पास जला हुआ मलबा देखा गया है, जिसमें जले हुए 500 रुपए के नोट दिखाई देते हैं। इसके बाद ये मामला काफ़ी पेचीदा हो गया है। वैसे दिल्ली के जज घर नोटों की बोरियां मिलना एक गंभीर मसला है जो करप्शन के तहत आता है। भारतीय कानून के तहत पहले जांच हुई, फिर सबूतों के आधार पर तबादला करने का नियम है, फिर महाभियोग का नियम है, या फिर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पारदर्शिता दिखाते हुए अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक भी कर दी है और एक कमेटी बना दी है। लेकिन ये तय करना कि जस्टिस वर्मा दोषी हैं या नहीं, जांच के बाद ही होगा। अगर वे दोषी पाए गए तो महाभियोग और सजा दोनों संभव है। लेकिन क्या इतना आसान है? अगर लेकिन साजिश हुई और साजिश साबित हो गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन जो बदनामी होगी उसका क्या? इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने ऊपर लगे आरोपों से साफ इनकार कर दिया है और दावा किया है कि स्टोर रूम में उनके या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कोई नकदी नहीं रखी थी। जस्टिस वर्मा ने कहा उन्हें बदनाम करने की साजिश हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है, फिर ऐसे मामलों में क्या कानून के हाथ बंधे हैं? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान जुड़े हमारे साथ, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया इस पूरे मामले पर। I salute the wisdom of Chief Justice of India and other members of the Collegium of Supreme Court who released the report of the Chief Justice of Delhi High Court, also constituting a 3-member in-house committee. The version of Justice Verma had also been released, who has clarified that the money has been planted in the storeroom, which is being used for storing the spoiled goods near the servant quarters. See, I personally feel that the bar is the judge of the judges is the common refrain. Everybody says that. The concerned judge is a hard-working, sincere judge. Undoubtedly, we never had any complaints. Ever since he's come to Delhi, we have not had any complaints against his working, his demeanor in court, etc. But this is a serious incident. One cannot lose sight. देखिए, आज़ादी के बाद न्यायिक भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी लड़ाई विजय की मंजिल की तरफ बढ़ रही है और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा मीडिया को मुबारकबाद दूंगा कि जो घटना 14 तारीख को हुई और 20 तारीख तक जिस पे मिट्टी डाला गया उसको मीडिया ने उठाया और मीडिया पे दबाव बनाया गया कि अफवाह है और ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भी मीडिया और तथ्यों के सामने आई तो मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वो सब करना पड़ा जो न्याय हित में जरूरी था और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने फैसला किया कि इसका इन हाउस जांच की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जांच भी पूरी की और बहुत सारे तथ्य को पाया कि यह हुआ है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल वो सारी चीजें ऑनलाइन कर दिया जिसमें नोटों की जले हुई गट्टियों का भंडार भी दिखा। अब तक ईडी और सीबीआई कहाँ छुपे बैठे हैं? क्यों चुप हैं? वो कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसने शाम को न्यूज पलटने की ही पूरी कोशिश कर दी थी कि ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ ही नहीं? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक डेमोक्रेसी में लोगों का न्यायपालिका पर विश्वास बने रखना और ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक मानती हूं मैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, इस पर रेजिग्नेशन मांगा जाए उन जज। देखिए, ये जो नोटों की गड्डियां दिख रही हैं और जो ये नोटों का बंडल दिख रहा है, मैं समझता हूं कि ये नोटें नहीं जल रही हैं बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जल रही है। भारतीय न्यायपालिका जिसको असीम अधिकार है, हर तरह का फैसला लेने की स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत सारे फैसले पिछले कुछ वर्षों में सवालों के घेरे में आए हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है यही प्रैक्टिस चलती होगी, रुपए का लेन देन, भ्रष्टाचार। कोई भरोसा जो है वो सवालों के घेरे में आ गया है।
ये जो नोटों जलते हुए नोट आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं साख पर जो है, जो न्यायपालिका की साख है वो जलती हुई बताई जा रही है। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा बहाल करने के तहत ये पूरा वीडियो जो है अपनी वेबसाइट पर डाल दिया है। और जांच कमेटी जो बनाई गई थी जो नियम के तहत, उसने जो है जज साहब के तबादले का जो फैसला किया है। तबादला इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ रह के जांच को प्रभावित न किया सके। लेकिन क्या इस मामले पर कोई आखिरकार जो है कुछ होगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार ये कोशिश हो रही है, इस मामले को कोई उत्साह नहीं है सरकारी एजेंसियों में, उसको लेकर लगातार मीडिया पर ही सवाल है कि आखिरकार ये नोट आए कहाँ से। हो सकता है जो जज साहब हैं वो सही कह रहे हों, उनका इन नोटों से कोई वास्ता न हो, किसी ने साजिशन रख दिए गए हों, लेकिन फिर भी ये साजिश सामने आनी चाहिए। 5 करोड़ नोट कोई कम नहीं होते। 5 करोड़ रुपए जो है जल रहे हैं, कोई ऐसे ही नहीं जला देगा, कोई किसी को फंसाने के लिए 5 करोड़ नहीं जला देगा। तो अगर फंसाने के लिए जलाया भी गया है तो भी ये गंभीर मसला है कि कौन शख्स है जो इतने बड़े किसी जज के पीछे पड़ा हुआ है। ये भी सवाल है जो सामने आना चाहिए। तो ये पूरा वाकया जो है 14 मार्च के होली के दिन का है। दिल्ली में जज साहब रहते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा जी। उनके सरकारी आवास में आग लग जाती है और वह घर वाले जो 14 और 15 मार्च की रात की बात है ये, तो वहाँ फायर ब्रिगेड बुलाई जाती है। फायर ब्रिगेड के लोग आते हैं और उनको जो है स्टाफ क्वार्टर के पास जो है ये आग बुझाने के दौरान जो है, जहाँ पे जो स्टोर रूम मिलता है, जहाँ आमतौर पर चीज़ें स्टोर की जाती, वहाँ पर ये नोट जले हुए मिलते हैं। तो अब जो है जो फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट है वो इसकी आगे पुलिस को खबर करता है और यहाँ से मामला शुरू होता है। वीडियो बनते हैं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और ये कहा जाता है कि जो है ये होगा। इसमें दिल्ली फायर डिपार्टमेंट का चीफ अतुल गर्ग जो है बाद में इन रिपोर्टर खंडन कर देते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के आवास पर जो है कोई नकदी नहीं मिली है। अब क्या सच है क्या नहीं है, आखिरकार जो पहले उनके स्टाफ ने कहा, बाद में जो है वो मना कर रहे हैं। तो तुगलक रोड स्थित ये घर है, जो सामान जो पुलिसकर्मी पहुंचे उनको मिला, तो इसने जो है बहुत सवाल खड़े कर दिए। आखिर देश की जो न्यायपालिका की बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता है, पूरा देश भरोसा करता है क्योंकि असीमित अधिकार मिले हुए हैं। आपने देखा हाल ही में केजरीवाल साहब का मामला हो, उनको जेल भेज दिया, लंबे समय तक वो जेल में रह के आए। दिल्ली के सीएम रहे थे और डिप्टी सीएम साहब थे, वो जेल में रह के आए। तो ये सब सारे फैसले जो है वो जो है हाई कोर्ट करता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी का फैसला करता है। ऐसे में अगर एक विश्वसनीयता का सवाल खड़ा हो जाएगा तो देश कहाँ जाएगा। संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं कि जो प्रोटेक्शन देती हैं न्यायपालिका को कि कोई जो सत्ताधारी दल है वो दबाव न डाल सके, कोई उनको हटा ना सके। इसके लिए कड़ी सुरक्षा मिली है संविधान के तहत, उनको नियमों के तहत। लेकिन क्या उसका बेजा फ़ायदा उठाया जाएगा? क्या इस मामले को आखिरकार जो साजिश भी अगर है तो वो सामने आनी नहीं चाहिए। हालांकि जो जस्टिस साहब उन्होंने भी सफाई दी है और उनकी सफाई भी सामने आनी चाहिए। उन्होंने जस्टिस DK उपाध्याय ने उनसे सवाल पूछे थे कि ये क्या वाकया है, तो उन्होंने एक पत्र लिखा है। उसमें लिखा है, मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य को स्टोर रूम में मिली नकदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, न ही मेरे परिवार और का कोई भी जानकार इसको नकदी दिखाई गई है आग के दौरान। जस्टिस वर्मा ने घटना को याद करते हुए बताया कि 14-15 मार्च की रात को उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में आग लगी थी। वो स्टोर रूम उनके स्टाफ क्वार्टर के पास मौजूद है। तो स्टोर रूम का आमतौर पर इस्तेमाल न होने वाले फर्नीचर, बोतल, क्रॉकरी और फालतू सामान वहाँ पर रखा रहता है। तो उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि देखिए वहाँ कोई भी जा सकता है, जरूरी नहीं वो नोट मेरे ही हों। चूँकि वो एक एरिया ऐसी जगह पर है जहाँ पर बाहरी लोग भी जा सकते हैं, तो अगर कुछ मिला भी है तो जरूरी नहीं कि मेरा ही हो, ये वो बताना चाहते हैं। क्योंकि ये भी कहा उन्होंने कि स्टोर रूम में कोई ताला नहीं लगा था, वहाँ कई अधिकारी आते जाते रहते थे। तो कुल मिला के एक कहीं डाउट का जो है वो उन्होंने ये मांगा है कि मिलना चाहिए। ठीक है, अब इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं और चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आखिरकार ये पूरा मसला कहाँ अंजाम तक कैसे पहुँचेगा। रमाकांत मिश्रा साहब हैं, प्रवक्ता BJP के, बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत जी। संजीत कुमार साहब है, नेता कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत है। और RTI एक्टिविस्ट दानिश खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो फाउंडेशन
डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के फाउंडर भी हैं। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं कनिका भारद्वाज जी। बहुत बहुत स्वागत कनिका जी। तो इस मामले में चर्चा करते हैं। सबसे पहले कनिका जी आपसे शुरुआत करेंगे इस पूरे मामले को समझने के लिए, चूंकि लीगल मैटर है और हाईकोर्ट के जज साहब इसमें उनका नाम शामिल किया गया है और वो इसका खंडन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए वो जगह जहाँ से नोट पिले है वहाँ कई लोगों का आना जाना था और जरूरी नहीं कि मेरा ही आना हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कनिका जी, कोई व्यक्ति अगर फंसाना चाहता है जज साहब को तो 5 करोड़ रुपए क्या वहां पर जलने के लिए छोड़ देगा क्या? ये पूरा मामला जिस तरह से सामने आया है, आपको लगता है कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है? लोग, जांच एजेंसियां जो है सामने लाने के बजाय दबाने की कोशिश ज्यादा करती दिखाई दे रही हैं। जी, पहले तो बिना किसी की सहमति मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि हमें दोनों पक्ष को सुनना है। जैसे जो जज हैं उन्होंने अपना पक्ष दिया कि उन्होंने सारे एलिगेशन जो है वो डिनाई कर दिए कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी, मैंने इसीलिए सारा उनका पक्ष पढ़ के पहले बता दिया है, बहस शुरू करने से पहले उनका पक्ष पढ़ दिया है। बहुत ही ज्यादा सीरियस इशू है, मुझे ये कहते हुए कोई डाउट नहीं है, बिकॉज मैं भी एक जस्टिस का सिस्टम है उसकी एक पार्ट हूँ और मुझे कोई डाउट नहीं है अगर एक करप्शन का एंगल है तो एक बहुत ही सीरियस इशू है। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि जब जजेस की बात होती है तो जजेस के रिमूवल के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए आप देखिए कोई लॉ नहीं है स्पेसिफिक। यहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ, जो नोट हमें दिखे, जो बर्न नोट थे, अब वो भी रिकवरी उसकी भी नहीं हुई है, वो भी नहीं पता कि वो फेक नोट्स थे, ओरिजिनल नोट्स थे, उसकी फॉरेंसिक्स हम नहीं कर सकते क्योंकि रिकवरी नहीं हुई है। अब जैसे कि कहा जाता है जब तक बॉडी नहीं मिलेगी तब तक मर्डर कैसे माना जाए, तो हमें पता ही नहीं है कि वो फेक थे, ओरिजिनल थे। दूसरी बात इसमें ये भी है कि जब हम जजेस के रिमूवल की बात करते हैं, जजेस की इंक्वायरी की बात करते हैं, तो इंक्वायरी जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना तो कोई सीबीआई इन्वॉल्व हुई है, ना ही कोई पुलिस फॉरेंसिक इंक्वायरी हो रही है। तो बिना फॉरेंसिक इंक्वायरी के या बिना सीबीआई की इंक्वायरी के ये मैटर कैसे सॉल्व होगा, मैं इसमें बहुत डाउटफुल हूँ। एंड मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को ऐसे लॉज लाने चाहिए जहाँ पे जजेस का जो रिमूवल प्रोसेस है या इंक्वायरी प्रोसेस है वो थोड़ा बेटर हो। ऐसा एक इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, पंजाब में हुआ था, निर्मल यादव जज का नाम था और उनके भी सेम एलिगेशंस उनके ऊपर लगे थे करप्शन के। उनके पास भी कैश पाया गया था। 12 साल हो गए, उनके ना तो कोई इंक्वायरी हुई, ना उन पे कोई इंक्वायरी का रिजल्ट आया, ना तो कोई उनका रिमूवल हुआ। वो रिटायर भी हो गए और कुछ भी नहीं हुआ उस मैटर में। यानी कुल मिला के कनिका जी, सिस्टम जो है वो इस तरह से बिहेव करता है या बनाया गया है कि किसी भी जज पे कार्रवाई कर पाना बहुत मुश्किल है। वैसे ही हमारे सिस्टम में आम लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है और एक जज के मामले में तो बहुत ही मुश्किल है। इस पर फिर दोबारा आपके पास आएंगे। संजीत कुमार जी, जिस तरह का ये मामला है, आपको लगता है कि एजेंसियों ने अपनी सही भूमिका निभाई? जिस तरह जो अलर्ट होती बाकी चीज़ों पे वो दिखते हैं, ना इसमें कहीं ईडी आई, ना कहीं सीबीआई आई, ना बता रहे हैं अभी तक, जैसे कनिका जी कह रही हैं, ये तक जांच नहीं हुई कि नोट असली हैं या नहीं है। केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपनी साख बचाने के लिए एक कमेटी बना के उस पर जो है जज साहब का ट्रांसफर कर दिया ताकि ये ना कहे कोई कि उन्होंने इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। इसके अलावा बाकी कोई एजेंसियां वो काम करते दिखाई दे रही है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़े इंस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को 15 से 21 तारीख में ये जानकारी आ चुकी थी। चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट ने खुद जानकारी इनको दिया था और इंफॉर्मेशन थी। तो तब जबकि न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई, उससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की? एक बात। दूसरी बात, जजेस के स्टोर रूम में कोई भी व्यक्ति जजेस के गेट के अंदर अगर व्यक्तिगत प्राइवेट व्यक्ति नहीं पहुंच सकता तो स्टोर रूम में कैसे कोई जा सकता है? एक बात। तो निश्चित रूप से इसमें यह संदेह उठता है कि क्या उस नोट को जज साहब के स्टोर रूम में छिपाया तो नहीं गया? देखिए, सवाल बहुत उठेंगे और सवाल हैं भी, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे लिए जो जज अपेक्षा रखते हैं, आप जजेस में, आप अदालत में जाएं तो 100 में से 50 केस में वो शायद मॉरलिटी का पाठ पढ़ाते रहते हैं। तो क्या आज मॉरलिटी का पाठ अपने लिए नहीं हो सकता क्या? तो निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्तमान घटना है इसमें जुडिशरी का कहीं न कहीं इसमें स्तर गिरा है और हम
जो इंटरनल आज जस्टिस वर्मा के बारे में एक खबर आई है, लेकिन क्या पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे निचली अदालतों में घटनाएं होती हैं और घटनाएं दिनानुदिन रोजाना होती हैं। मैं भी एडवोकेट हूँ और रोजाना की जिंदगी में बहुत सारे अनसुने किस्से हमारे आपके कानों में भी आते हैं। तो इन चीजों को हमें आपको समझना पड़ेगा। देखिए, इस देश के अंदर वर्तमान परिस्थिति क्या है कि हमारे ही समाज से लोग जज बन करके वहाँ बेंच की ओर बैठते हैं और हमारे जैसे लोग ही वहाँ उस अदालत के अंदर अपनी बहस और पैरवी करते हैं। सच्चाई है कि मॉरलिटी का जो पैनोरमा है वह केवल और केवल दूसरों के लिए होती है, अपने लिए नहीं होती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्तमान घटना है वह हम सबको झकझोर के रख दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। रमाकांत जी, बीजेपी की सरकार है देश में और न्यायपालिका का मामला है, उनके साख का सवाल है। हो सकता है कि जो है जस्टिस वर्मा साहब को फंसाने की साजिश भी हो रही हो, तो क्या इस पूरे मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? साजिश कौन कर रहा है, किसने वहां पर नोट रखे? क्या एजेंसियों को जो है ये पड़ताल नहीं करनी चाहिए थी कि नोट असली भी है कि नहीं है? आज हम ये बहस कर रहे हैं, हो सकता है कल पता लगे देखिए साहब वो तो नकली नोट जलाए गए थे। ये भी जांच में आ सकता है जब पूरा मामला दब जाए तो लेकिन साख पे सवाल जो है वो वापस नहीं आ सकता। जिस तरह से न्यायपालिका पर पूरे देश का भरोसा है, सरकार की भी जिम्मेदारी क्या नहीं है कि भरोसा बहाल करे, बनाए रखे? देखिए नवीन जी, यहाँ पर जिस तरह की जो घटना घटी है जी, निश्चित तौर पर ये है और इस विषय के ऊपर में हम भी बहुत बारीकी से इसके ऊपर में नजर रखें। जहाँ तक ये घटना की बात है, न्यायपालिका की जो भूमिका होती है हमारे पूरे दैनिक दिनचर्या के अंदर, या अगर आप देखेंगे कि अगर प्रदेश के स्तर पर भी अगर देखें तो न्यायपालिका की जो भूमिका है वो कहीं भी किसी से छुपी नहीं। निश्चित तौर पर कोई न्याय मांगने जाता है तो न्यायपालिका के अंदर में ही जाता है, और जहां पर जो न्याय करने वाला व्यक्ति उसके ऊपर ही अगर आंच आ जाए, उसी के ऊपर में अगर किसी तरह का आरोप लग जाए, तो निश्चित बात है ये जो चिंतनीय बात है। हमने कभी ये नहीं कहा जो कि कभी भी किसी का अगर जिस तरह से ये घटना घटी है, जैसे पहले आग लगने की घटना घटी, जैसे अभी कनिका जी कह रही थी जो कि वो फेक नोट भी हो सकता है, जैसे संजीव जी कह रहे थे, तो मैं कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर एक जांच, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं उन्होंने जांच कमेटी का एक सिफारिश करके उन्होंने जांच करने के लिए कहा है, तो हमें कुछ ऐसा चीज होता है जो कि कुछ जांच का इंतजार भी कर लेना चाहिए, क्योंकि क्या भूमिका थी। जैसे जस्टिस वर्मा जी ने अपना उनके ऊपर में जो आरोप है उन्होंने भी उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हमारा ये नोट है ही नहीं, हमारे परिवार से इसका कोई लेना देना। मैं कहता हूं जो एक जजेस के घर में कोई किसी को किसी चीज का ये नोट जैसी चीज प्लांट करना, ये तो कहीं से भी मुझे नहीं लगता जो कि उचित है और कोई कर भी नहीं सकता। तो उनके खंडन करने से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूं जो कि किसी भी चीज का अगर ये घटना घटी है तो इसके ऊपर में एक पूरी न्याय व्यवस्था, एक न्यायिक जांच पूरी तरह से बैठाई जाए और उसके ऊपर में जो निर्णय होगा निश्चित तौर पर वो सामने आएगा। आपने पिछले 2 दिन पहले आपने देखा होगा जो कि हमने भ्रष्टाचार के ऊपर में कभी भी कोई कोताही नहीं बरती है। आपने देखा अभिषेक प्रकाश एक आईएएस थे जिनकी भूमिका थी वहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर में, योगी जी ने उनको सस्पेंड किया। तो मुझे लगता है जो कि हमारी जो भूमिका है जनता के प्रति या जनता के जो कार्यकलाप है या उनके क्रियाकलाप है, उनकी जो जिम्मेदारी है वो हम कैसे निभाएं, निश्चित तौर पर हम उसके ऊपर में काम कर रहे हैं। और जहां तक बात है जो कि भ्रष्टाचार हो या किसी कानून व्यवस्था की बात हो, हम उसके ऊपर में 0 टॉलरेंस रखे हुए हैं। चाहे बिल्कुल रमाकांत जी, देखिए यही तो सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि हम 0 टॉलरेंस रखते हैं, लेकिन बात एजेंसियों की ना। आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल जी को अंदर करने में ईडी सीबीआई सब जुड़ गई। आज कहाँ है ईडी सीबीआई? आज क्यों जांच नहीं हो रही? आज क्यों इतना लंबा मामला खिंच गया है और एजेंसियों को कोई बयान सामने नहीं आ रहा है? जो दिल्ली फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी वो भी खंडन करने लग गए हैं कि देखिए हमें तो कुछ पता नहीं साहब, हमें तो कोई नोट मिले भी नहीं। नोट सामने घूम रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी वेबसाइट पर डाल रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी साख बचाने के लिए इतना आगे बढ़ के काम कर रहा है तो फिर सरकार और उसकी एजेंसियों की जिम्मेदारी भी तो कहीं ना कहीं बनती है कि नहीं बनती है? नवीन जी, आपने जो कहा है, क्योंकि आप लोग मीडिया के व्यक्ति हैं और निश्चित तौर पर
अतुल गर्ग जी का भी मैंने बयान सुना है और उन्होंने भी खंडन किया जो कि नहीं, हमें तो ऐसा कोई नोट नहीं मिला। मैं तो ये कह रहा हूँ एक स्पष्टीकरण के लिए निश्चित तौर पर एक न्यायिक व्यवस्था है और उसके ऊपर में एजेंसियां काम करें। मुझे लगता है सरकार बहुत गंभीर है। अब इसमें सरकार की जो भूमिका है उसमें आप उसके ऊपर में संदेह इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारी जो पिछले 10 साल का जो इतिहास रहा है, हमने क्या कहा है, जो जीरो टॉलरेंस है तो जीरो टॉलरेंस है, चाहे उसमें कोई जजेज आए, कोई वकील ठीक आए, है संजय चाहे जी, आ कोई रहा हूं। एजेंसी का अधिकारी। ठीक है संजय जी, निश्चित मैं आपके तौर पास पर आऊंगा। दानिश खान साहब हमारे साथ जुड़े, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, डीके फाउंडेशन ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस के फाउंडर हैं। दानिश साहब, जिस तरह का ये पूरा मामला है और चूंकि आप लगातार जो है करप्शन को लेकर एक्टिविस्ट आरटीआई लगाते रहते हैं, आपको लगता है इस पूरे मामले पर जो प्रथम दृष्टया सामने आया है, इसमें कहीं कोई शक सुबह है या ये कोई साजिश है? आपका म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। है। देखिए, सीधी सच्ची बात ये मामला जुडिशियरी से जुड़ा हुआ है और जब जुडिशियरी से जुड़ा हुआ मामला आता है, कई बार मामले ऐसे सामने आए हैं जुडिशियरी सिस्टम से रिलेटेड के जो बंदी तारीखों पर जाते हैं, जज के बराबर में बैठे हुए पेशकार उनको तारीख के 200 रुपए देकर तारीख देते हैं। सबसे बड़ा मामला है, खुला है, सबके सामने है। तो जुडिशियरी में रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है और ये जो न्यायपालिका पे आए दिन करप्शन से रिलेटेड जो एलिगेशन लग रहे हैं, इस पर लगाम लगनी चाहिए। अगर देश पे न्यायपालिका में सवाल उठने लगे और जज ही भ्रष्ट हो जाए तो फिर देश में बचेगा क्या? अभी मैं देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज कर दिया। महिला के निजी अंक पकड़ना, नाड़ा तोड़ना, ये पास तो है कि बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नाबालिग के अगर गलत नियत से देखना या उसको टच करना पास एक्ट की श्रेणी में माना जाएगा। तो आप ऐसे जजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? ये बिल्कुल संदेह होता है कि ऐसे जजमेंट या इस तरह का ये सिर्फ न्यायपालिका में धन के बल पर इस तरीके के जजमेंट दिए जाते हैं। दानिश खान साहब, ये जो न्यायपालिका का मामला है, चूंकि बहुत सारे असीमित अधिकार न्यायपालिका को मिले हुए हैं, तो आपको लगता है कि इसमें जांच एजेंसियों ने भी कोई जो है जो एक्टिवनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई है? जैसे कि अभी नोटी जो है असली है कि नहीं, यही कोई तय नहीं कर पा रहा, कोई जांच नहीं कर रहा, वो कूड़े के ढेर में जा रहे हैं, इधर उधर फेंके पड़े, वो उनके वीडियो इधर उधर आ रहे हैं। तो जब कोई चीज़ तय ही नहीं होगी तो इसमें कहाँ सजा, तो बहुत दूर की बात है, कहाँ से जांच होगी? के लिए जो स्पेशल कमेटी का गठन होना चाहिए, इसमें एक जांच होनी चाहिए और इसकी जांच निष्पक्ष एजेंसी द्वारा की जाना चाहिए कि न्यायपालिका पर जो आरोप लग रहे हैं, न्यायपालिका पर आरोप लगना सबसे बड़ी बात है। हमारे देश में जब देखिए नेता पॉलिटिशियंस पे आरोप लगाते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, अब सवाल उठ जाता है न्यायिक व्यवस्था पर। अब जब एक जज पे, न्यायाधीश पर जब आरोप लगाया जा रहा है तो आप उसको पूछ रहे कि ये जांच का विषय है, इसमें तत्काल प्रभाव से एक जांच होनी चाहिए और इसमें मेरे ख्याल से ये भ्रष्ट लोगों के लिए ईडी और सीबीआई के लिए, न्यायाधीशों के लिए नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। संजीत कुमार जी, संपत्ति का ब्यौरा देने का अधिकार नहीं है। आईएएस आईपीएसओ को हर 6 महीने में, साल भर में अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए। क्या जजों पर ये कानून लागू नहीं होता? नहीं, वो होता है वो होता है और संपत्ति का ब्यौरा सरकारी कर्मचारी जिस तरह देते हैं वो। लेकिन फिर वही बात है, सरकारी कर्मचारियों का नियम जो है वो न्यायपालिका पर भी लागू होता है। और अब मांग उठ रही है कि आखिरकार इसमें क्यों नहीं कुछ अलग से ऐसे नियम बनने चाहिए कि जो ये तय करें कि विश्वसनीयता खराब ना हो पाए। देश की सिस्टम का हिस्सा है और न्यायाधीश भी देश के सिस्टम का हिस्सा है, इनकी भी जांच होनी चाहिए और बहुत सख्ती से जांच होनी चाहिए। आम आदमी के लिए अगर भ्रष्टाचार की जांच है तो न्यायाधीश के लिए डबल होना चाहिए। ये न्याय दे रहे हैं, अगर यही भ्रष्ट होंगे और यही पैसा का लेन देन करेंगे, इनके पास से संपत्तियां बरामद होंगी, इनके पास से धन बरामद होगा, तो फिर भाई पॉलिटिशियंस पे और अधिकारियों पर तो फिर तो सवाल ही। बिल्कुल, तो पूरी व्यवस्था पे जो है लोगों का भरोसा जो है हट जाएगा। संजीत कुमार जी, कुछ कह रहे थे आप? यह सरकार के साथ साथ किसी अन्य राजनीतिक दल का विषय नहीं है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस का विषय नहीं है। विषय ये है कि जो वर्तमान व्यवस्था में जुडिशरी की जो अरेंजमेंट है, उस अरेंजमेंट के अंदर हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से दरख्वास्त ये करना चाहिए कि आज आप
जो वर्तमान यशवंत वर्मा है उनको सीधा सीधा कहें कि साहब आप इस्तीफा दीजिए, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे। जुडिशियल आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और सरकार को लिखेंगे। सरकार आपके खिलाफ सदन के अंदर आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। सवाल ये है कि ये प्रामा फेसी एस्टैब्लिश्ड होता है कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से वो नोट प्लांटेड नहीं है, क्योंकि किसी जज साहब के घर के अंदर कोई भी व्यक्ति जा ही नहीं सकता, कोई भी व्यक्ति जा ही नहीं सकता। ये बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, अनलेस एंड अनटिल कि जज साहब किसी को आने की परमिशन ना दें। तो एक बात स्पष्ट है और इसमें कोई दूर से अंदेशा करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं जो सवाल आपके सामने उठाना चाहता हूँ, एक जस्टिस वर्मा के खुद अपने लिए और स्वयं दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए, एक कि क्या आपके पास मॉरलिटी नाम का ग्राउंड है। आप डिफेंस ले रहे हैं कि साहब ये नकली नोट भी हो सकते हैं, साहब मुझे फंसाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हाईकोर्ट के अंदर जो जजेज एलिवेट होते हैं, कहीं ना कहीं एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अच्छी बार में अच्छी उनकी प्रैक्टिस होती है या नीचे की जुडिशरी से ऊपर लोग आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कहने के मॉरलिटी ग्राउंड उनका हाई होता है, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन जब तक आपके मॉरलिटी के ऊपर आ चुका है तो आपको भी स्वयं आगे बढ़ करके इस्तीफा देना चाहिए और इस जुडिशरी के ऊपर जो आने वाला जो कलंक है उस कलंक को बचाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक जुडिशरी के अंदर हम मॉरलिटी की चर्चा नहीं करेंगे तो फिर तो आप कहेंगे साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सरकार उनके ऊपर इम्पीचमेंट लाए, उनको हटाए। देखिए, हम जजेस से अपेक्षा रखते हैं, जब जजेस जनता से, एक वकील से ये अपेक्षा रखते हैं कि साहब मैं एक मॉरलिटी के साथ साथ मैं वो काम कर सकता हूँ, तो आप भी कुछ मॉरलिटी का ध्यान करिए। बिल्कुल संजीत जी, काफ़ी बातें हैं इसमें, लेकिन सवाल यही है कि कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि वाकई कोई जो जज साहब है, क्योंकि लगातार फैसले देते हैं, ऐसा ना हो कोई उनके पीछे लगा हो और साजिश की हो, इसकी जांच भी जरूरी है। इस पर क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, इस पर बात करेंगे कनिका जी से। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सबूत है म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा है कि आप लोग कुशल मंगल होला। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। नई रोशनी को भर के हम मुट्ठी में लेके आए हैं। हर घर पे रोशनी लहके सपना पूरा हो पाया है। नई पौध को दिए हमने हक आसमां पे लहलहाने का। कहीं सोच से भी ज्यादा पाया खुद को भी आजमाने का। छेड़ी है अब लड़ाई हक की, उसे जीत उसमें भी पानी है। हर नम आँख में नई रोशनी अब लानी है। नई मंजिलें पाई हमने, नया रास्ता बनाया है। अब आसमां पे जाने का सबको जुनून छाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित।
और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं न्यायपालिका के साथ जो सवाल खड़ा हुआ है, आखिरकार उसमें क्या सरकार को करना चाहिए, क्या न्यायपालिका को खुद आगे करना चाहिए, क्या जो है बाकी संस्थाएं कर सकती हैं, क्योंकि साख बहुत महत्वपूर्ण है। अगर न्यायपालिका की साख ही नहीं रही तो देश का सिस्टम जो है कैसे काम करेगा। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तो ये पूरा मामला जो है 14-15 की रात को सामने आया था दिल्ली में। वहाँ पर तुगलक लेन में जो है जस्टिस न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा जो सरकारी आवास था, वहाँ पे आग लग जाती है। और जब फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पहुँचती है तो आग बुझाने के दौरान कुछ नोट जल जाते हैं। उनको बोरी में रखे 3-4 बोरियों में नोट मिलते हैं 500-500 रुपये के। वो नोटों का वीडियो बन जाता है। उसके बाद जो है वो वीडियो बाहर आता है, मीडिया में सर्कुलेट हो जाता है। तो और ये बातें फैला दी जाती हैं कि जहाँ आग लगी थी हम गए थे वहाँ पर ये मिला। और उसके बाद जो है जो जब जांच साख का सवाल आता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें कमेटी बनाता है, जो कि संविधान कहता है। संविधान का आर्टिकल 124 और 127 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन जजों की नियुक्ति, तबादला, हटाने की प्रक्रिया और कोई जांच, ये सब इस पे आता है। ये इसके बताता है कि अगर कोई जज साहब के ऊपर अगर कोई ऐसे आरोप लगते हैं तो सबसे पहले एक कमेटी बनेगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 1 जज होंगे और हाई कोर्ट के 2 जज होंगे। वो जांच करेंगे, जांच के आधार पर वो आगे प्रस्तावित करेंगे क्या होना चाहिए। तो इसमें भी यही हुआ, उन्होंने जांच की कमेटी बनी। जांच कमेटी ने कहा कि जज साहब का जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वापस जहाँ से आए थे यूपी इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहाँ भेज दिया। और वहाँ से भी आवाज़ आई कि देखिए हम यहाँ पर नहीं आना चाहिए इनको, लेकिन वो चलिए अलग मसला है। तो ये जो नियम है, अब इस भी जज साहब का बयान आता है कि वो कहते हैं देखिए ऐसा कुछ हमारे घर में जो मिला है, जो बताया जा रहा है, वो ऐसा कुछ हमारे घर में हमने नहीं रखा, हमारे परिवार ने नहीं रखा और हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और जिस जगह पर वो रखा हुआ है वहाँ पर बहुत सारा स्टिक स्टोर रूम है, कोई ताला नहीं लगा है और कई अधिकारी आते जाते रहते हैं। CPWD के अधिकारी भी आते हैं और पीछे से आगे भी दरवाजे से भी आ सकते हैं। तो हमारे आवास सीधे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये घर का हिस्सा भी सीधे सीधे नहीं है। और इसलिए अगर ऐसा कुछ मिला भी है तो क्योंकि हमारे परिवार को दिखाया नहीं गया है, केवल कुछ वीडियो सर्कुलेट करके हमारा नाम जोड़ा जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो उनका बयान भी, उनकी सफाई भी अपने सामने रख दी, इसीलिए क्योंकि जस्टिस जो है वो एक सम्मानीय जो है पद होता है, इसलिए उनकी बात सबसे पहले सामने आनी चाहिए। लेकिन इस घटना के बहाने जो न्यायपालिका है वहाँ पर जो अधिकार मिले हुए हैं, क्या उन पर जांच नहीं हो सकती है? क्या सरकार को जांच नहीं करना चाहिए? इस पर सवाल कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक बार फिर चलते हैं। रमाकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, संजीत कुमार जी हैं, नेता कांग्रेस के, RT एक्टिविस्ट दानिश खान साहब हैं और कनिका भारद्वाज जी हैं, लीगल एक्सपर्ट। कनिका जी, ये जो मामला है, अब इसमें थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे कि जैसे कि महाभियोग होता है, वो बहुत बड़ा प्रोसेस, आज तक हमारे देश में किसी भी जज को महाभियोग के जरिए हटाया नहीं जा सका, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जो है पेचीदा बनाई गई है। और वो शायद इसलिए बनाई गई, कोई सरकार जो है जज साहब को कोई दिक्कत ना खड़ी कर पाए, किसी भी जज को, क्योंकि वो न्याय करते हैं। अगर वो दबाव में रहेंगे तो फैसला नहीं ले पाएंगे। तो संविधान में तो ठीक ही लिख करा गया है, लेकिन इसके तहत जो है फिर अब कार्रवाई भी नहीं हो पाती है, तो दूसरा पक्ष इसका फायदा उठाता। तो आप लगता है क्या प्रोसेस होगा पूरे मामले का, अगर एजेंसियां चाहें भी जांच करने का? लो वो होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है। अब ये जानबूझ के ऐसा प्रोसेस बनाया गया है या फिर बट यही प्रोसेस है और बहुत ही डिफिकल्ट और बहुत ही स्लो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का। आपने देखा होगा हिस्ट्री में भी सिर्फ 3 या 4 बार ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स है वो चली है। हालांकि कुछ ही जजेस जो है वो रिमूव हुए हैं, बाकी उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन बहुत कम टाइम ये जो इम्पीचमेंट का पावर है वो यूज किया गया है। इस पर्टिकुलर में इम्पीचमेंट को स्टार्ट करने के लिए भी जो राज्यसभा के 50 मेंबर्स चाहिए होते हैं, लोकसभा के 100 मेंबर्स चाहिए होते हैं। उनके बाद एक कमेटी बनती है। कमेटी प्रॉपर जांच करती है कि उसमें प्रॉपर ट्रायल चलता है, सारे एविडेंस आते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, जैसे एक नॉर्मल कोर्ट में ट्रायल चलता है वैसे ही उस कमेटी में ट्रायल चलता है। वो कमेटी एक रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट अगेन जो है वो पार्लियामेंट में आती है, उस पर फिर बहस होती है और 2/3 मेंबर के रजानामी के बाद अगर 2/3 मेंबर अप्रूव कर देते हैं तब जाके जो जज है उसका रिमूवल होता है।
तो आप देखिए प्रोसेस कितना स्लो प्रोसेस और डिफिकल्ट प्रोसेस है। इसमें ना तो कोई दूर दूर तक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन है, ना कोई इंक्वायरी है, ना पुलिस इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, मुझे लगता है आज के टाइम पे जिस तरह से ये इशू आया है, आई थिंक ये प्रोसेस जो है वो चेंज होना चाहिए। कहीं ना कहीं या तो आप इस मैटर को जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर करिए, क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है कि पूरे जजेस की रेप्यूटेशन पे जो है एक दाग लग गया है। अगर ये मैटर सच है, अगर ये करप्शन का मैटर है, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। अगर ये करप्शन का मैटर नहीं है, अगर वर्मा सर जो है वो सच बोल रहे हैं, तो उनकी जो इमेज बनाई गई है उसको क्लीन किया जाए इमीडिएट बेसिस पे, क्योंकि ये मैटर है जस्टिस का। पूरी दुनिया का विश्वास उठ जाएगा पूरे जस्टिस सिस्टम से। बिल्कुल कनिका जी, हम भी सवाल उठा रहे हैं, अगर वो निर्दोष हैं, अगर कौन उनको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये बात भी साजिश अगर हो रही तो सामने आनी चाहिए। ये केवल इसी मामले पर नहीं है कि कोई जज जो है उन्हें घर से नोट मिले, आखिरकार किसने रखे, क्यों रखे। अगर इतनी बड़ी कोई साजिश कर सकता है तो फैसलों को पलटवा भी सकता है, तो वो कौन शख्स है वो सामने आना चाहिए। सरकार क्यों आखिरकार इसमें कोई एजेंसी इन्वॉल्व नहीं कर रही है, क्यों, क्या तरीका आगे, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 जो है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ये अप्लाई होता है। जस्टिस इंक्वायरी एक्ट 1968 अप्लाई होता है, जो हो भी चुका है। जांच कमेटी बनी, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब और 2 हाई कोर्ट के जज साहब ने जांच की, रिपोर्ट उन्होंने जो है पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया है। पार्लियामेंट्री कमेटी आगे अब क्या करती है, उन्होंने ट्रांसफर करके अपना काम कर लिया है। इनकम टैक्स का लॉ 1961 IT एक्ट लागू होता है इसमें, जो कहता है अगर आय से अधिक संपत्ति आपके पास दिखती है तो उस पर जांच होनी चाहिए। उस पर भी कोई प्रोसेस सरकार की तरफ से अभी तक नहीं है। तो ये प्रोसेस कैसे होंगे, क्या होंगे, होंगे भी नहीं होंगे, या केवल सरकार जो है ये उम्मीद कर रही है कि मामला दब जाए, कुछ दिनों में जो है ये मुख्य धारा के मीडिया से बाहर हो जाएगा, फिर कौन पूछता है, खबरें आएंगी जाती आती रहेंगी। खैर, ये हमारे देश में चलता रहता है। रमाकांत मिश्रा जी, 100 जज चाहिए, 100 सांसद चाहिए लोकसभा के, जो महाभियोग प्रस्ताव पर दस्तखत करेंगे, प्रस्ताव करेंगे। 50 चाहिए राज्यसभा के। अब शुरुआत कौन करेगा? सरकार आपकी है, क्योंकि ये जो है या इसके पहले प्रोसेस क्या होगा, आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, कौन सी जांच रिपोर्ट आ जाए? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने उनका ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। अब क्या इसमें क्या होगा, थोड़ा सा बताइए, जनता जानना चाहती है। रमाकांत जी, आवाज आ रही है आपको? अनम्यूट कर लीजिए अपना फोन जी। अब शुरुआत सरकार आपकी है। रमाकांत जी, आवाज आ रही है आपको? बीजेपी के प्रवक्ता, लगता आवाज नहीं पहुंच रही है। संजीत कुमार जी, देखिए यही सवाल आपसे भी है, क्योंकि आप भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, तो जब पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आएंगी, आवाज नहीं उठाएंगी, संसद भी चल रही है, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से कोई ऐसी आवाज उठाई जाएगी, कोई ऐसा कुछ फैसला हुआ है? नहीं, देखिए नवीन जी, हम सबको समझना पड़ेगा, ये तो अभी पॉलिटिकल पार्टी का दायरा नहीं बनता है। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्रवाई करनी है। उन्होंने कर दिया ना, उन्होंने जो है उनका ट्रांसफर कर दिया है, जांच प्रोसेस। नहीं, एक मिनट रुकिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ट्रांसफर को स्टे कर दिया, कहा कि अभी कोई ऑफिस आप रिज्यूम नहीं करेंगे, कोई फिजिकल वर्क नहीं करेंगे। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ट्रांसफर स्टे कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, वो अभी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान स्थिति है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इंक्वायरी रिपोर्ट, अभी जो उन्होंने इंक्वायरी कमेटी गठित की थी, उनको रिपोर्ट मिलना है, और रिपोर्ट मिलने के बाद उनको कार्रवाई करनी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आज चाहे तो यशवंत वर्मा को बुला करके, साहब आपके खिलाफ एविडेंसेस है, आप मॉरलिटी ग्राउंड पे स्वयं इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास बहुत ताकत है, क्योंकि वो अगर अपॉइंट करते हैं जजेस को, तो रिमूवल का, और उनके पास भी इंटरनल बहुत सारी ताकतें होती हैं जिसको कि वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने के बजाय, देखिए अभी नई थ्योरी दी जा रही है, दी जाने लगी है। साहब ये नकली नोट भी हो सकता है, साहब मुझे किसी ने फंसा दिया है, ये सब बातें जो है, बात को नकली नोट छापेगा कौन? क्या आज नकली नोट ही जलाए जाएंगे? हाँ, मैं वही चीज कह रहा हूँ। कहाँ से आ गया? आप मेरी सुन को दीजिए। तो मैं यही चीज कह रहा हूँ, ये दलील दी जा रही है जो कि गलत दलील है। इस दलील
शीर्ष पर मैं समझता हूँ ना ही जनता और ना ही कोई भी व्यवस्था इस चीज को स्वीकार कर सकती है। तो मेरा ये कहना है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो रोल है वो रोल ज्यादा हाई है। हमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आशा करते हैं कि हम तक वो कार्रवाई करेंगे, इंटरनली बात करेंगे यशवंत वर्मा से कि साहब आपके खिलाफ एविडेंसेज है, आप बात को इधर उधर ना करें, कृपया करके आप इस्तीफा दें। चीफ जस्टिस इंडिया आज चाहेंगे, कल इस्तीफा उनका आ सकता है। ठीक है रमाकांत जी, जिस तरह से जांच हुई है, जो पहली प्रक्रिया है उसका पालन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब और 2 हाई कोर्ट जज साहब ने जांच की और पूरा जो है वीडियो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उन्होंने डाल दिया, जज साहब का तबादला कर दिया। ये जो शुरुआती उन्होंने जो कार्रवाई की है, आपको क्या संकेत मिलते हैं कि कहीं ना कहीं वो क्या चाहते हैं, आगे क्या होगा, जनता क्या समझे इस मामले को कि जो है आगे कुछ होगा कि नहीं होगा, या एजेंसियां कुछ करेंगी नहीं करेंगी? नवीन जी देखिए, यहाँ पर देखिए संविधान तो हमने तो लिखा नहीं है और जो भी प्रोसेस होगा मुझे लगता है संविधान के दायरे के अंदर में ही होगा। इस तरह से कमेटी बिना बनाई गई है वो भी संविधान में लिखा होगा कहीं न कहीं। जहाँ तक बात है सरकार की भूमिका में, मैं तो आपको कह रहा हूँ क्या सरकार की इसमें भूमिका बनती भी है या नहीं बनती है, या जांच कमेटी के लिए या जांच एजेंसियां जो है वो क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, ये तो कहने का नहीं रमाकांत जी, आईटी एक्ट तो लगता ही है ना। आईटी एक्ट लगता है कि जो अगर मान लीजिए किसी घर से आय से अधिक संपत्ति मिल रही है, 5 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो वो तो आईटी एक्ट तो जांच शुरुआत तो कर ही सकती है आपकी, उसमें वो क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन कहीं तो कोई एजेंसी, कुछ तो जजेस अपना काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कुछ तो एजेंसी जांच तो करे, एटलीस्ट सबूत ही खत्म हो जाएंगे, वो जो नोट मिले वही खत्म हो जाएंगे, कूड़े के ढेर पे चले जाएंगे, फिर क्या करिएगा आप? रिपोर्ट दूंगा जिसमें मैं खुद शिकायत आरटीआई के माध्यम से और शिकायत करता हूँ। मैंने 2000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की शिकायत की थी सीवीसी से, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से। कानपुर, आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर सब जगह छापे पड़े। नवीन जी दानिश जी, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास। दानिश जी, यार रमाकांत जी की बात पूरी हो जाए। जी रमाकांत जी, दानिश जी थोड़ा वेट कर लीजिए, आ रहा हूँ जी। बिल्कुल जी रमाकांत जी बोलिए। हाँ जी आपकी आवाज आ रही, बोलिए बोलिए। आपको आवाज आ रही रमाकांत जी? लगता आवाज नहीं पहुंची है। हाँ दानिश खान साहब, देखिए आप बात फिर वही है कि इस प्रोसेस में कैसे होगा, क्योंकि आप भी आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मामले आपने भी देखे होंगे, हो सकता है न्यायपालिका का मामला, यहाँ केवल एक जज का मामला नहीं है, यहाँ हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। जस्टिस बहुत बड़ी शिकायत की थी, 2000 करोड़ रुपए चोरी, टैक्स चोरी की, जीएसटी रिफंड चोरी की। जब शिकायत की सीवीसी से, जांच हुई, सभी जगह छापे पड़े, 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, क्योंकि एविडेंस मेरे पास 2000 करोड़ के थे, 2000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया गया। अब उसमें क्या बोल सकता हूँ मैं, और कार्रवाई नहीं की गई जी। मुझे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में लेटर भेज के पूछा गया, स्पष्टीकरण मांगा गया, यदि शिकायत झूठी पाई गई तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मैंने एविडेंस के साथ उनको एफिडेविट दिया कि ये ऑथेंटिक रिपोर्ट है, क्योंकि मुझे एक आईआरएस ऑफिसर ने प्रोवाइड कराई है। उस आधार पर गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, आगरा सब जगह छापे पड़े। आज तक उस रेवेन्यू जनरेट के बारे में मुझे सीवीसी ने कोई जानकारी नहीं दी, जांच को दबा दिया गया। या तो सरकार ने ये सोचा कहीं 12% कमीशन दानिश खान को ना देना पड़ जाए, 220 करोड़ रुपया होता है टैक्स चोरी। नवीन जी मैं क्या बोल सकता हूँ मैं? ठीक है दानिश जी, कुछ रमाकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दानिश खान अभी आता हूँ आपके पास। जी रमाकांत जी बोलिए। नवीन जी, हाँ जी नवीन जी ये कहना चाहते, अब सरकार की भूमिका ऊपर में कहीं से भी आपको संदेह नहीं होना चाहिए। अगर हमारी भूमिका अगर बनती है तो निश्चित तौर पर हम उस भूमिका का निर्माण करेंगे। और जहां तक बात है, जैसे अभी इन्होंने कहा अभी 2000 करोड़ का ऐसा था मामला था, तो मैं कह रहा हूं जो कि चाहे 2000 करोड़ का मामला हो या 15 करोड़ का मामला हो, हम कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। हमने तो ये कहा है, हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में हमेशा से ही भ्रष्टाचार चोरी की एविडेंस है और निश्चित तौर पर हम लोग ऊपर काम करेंगे। हमारे बनता है 220 करोड़ पकड़वाई है मैंने,
सरकार ने दबा दिया। अरे वो सरकार नहीं है भाई, आप जो कह रहे हैं जो कि वो सरकार नहीं है, इस सरकार की भूमिका अलग हो चुकी है। 2014 के बाद की सरकार की भूमिका अलग हो चुकी है। आप सरकार की नीयत पर संदेह न करें, आप सरकार की नीयत पर संदेह नहीं करिएगा। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ आप सरकार के नीयत पर संदेह क्यों कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं जो कि हमारी अगर भूमिका बनेगी इस मामले में तो हम उसके ऊपर में कार्रवाई करेंगे, लेकिन आप हमारी भूमिका के ऊपर में संदेह कर रहे हैं। आज किसी और चीज का उदाहरण हमारे संकल्प पत्र के अंदर में आप देख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये गलत है। ये जहाँ तक बात है जो आपसे जसवंत वर्मा भ्रष्टाचारी के लिए जब तक देश में कठोर कानून नहीं बनेगा, देश से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। इस देश की अर्थव्यवस्था को भ्रष्ट लोग डाउन करते जा रहे हैं, देश की बदनामी होती जा रही है। ठीक है रमाकांत जी, आपकी बात आ गई है। दानिश खान जी अपनी बात पूरी करना चाहते हैं। ठीक है दानिश खान जी, देखिए मामला किसी एक मैटर का नहीं है। यहाँ हम फिर बार बार बात कर रहे हैं, कोई एक बहाना है। इस बहाने हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि जो न्यायपालिका का जो सिस्टम को संतुलित होना चाहिए, ऐसा भी सिस्टम ना बने कि सरकार या कोई जनप्रतिनिधि उन पर दबाव डाल सके, कोई सरकारी अफसर दबाव डाल सके, कि नहीं तो न्याय मिलना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर जो है जज साहब जो है सरकारी अधिकारियों से डरेंगे। ये भी संतुलन होना चाहिए कि उनके अधिकार तो बने रहें, लेकिन ऐसा कोई रास्ता आपको लगता है कि जहां जांच की खिड़की भी खुल जाए? पैसे नहीं देता है तो उसको तारीख नहीं मिलती जाती है। जब साहब कुर्सी पर बैठे होते हैं, पेशकार पैसे लेता होता है। ये देश की व्यवस्था है, कैसे कानून बनना नहीं चाहिए? अदालतों के अंदर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जाते? अदालतों के अंदर सीसीटीवी कैमरे क्यों नहीं लगाए जाते? संजीत जी आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सीसीटीवी होने चाहिए। जब हर जगह सीसीटीवी है तो कोर्ट प्रोसीजर में भी होना चाहिए। सीसीटीवी कैमरे अदालत के अंदर लाइन होना चाहिए। क्या कर रहे हैं स्टेनो बाबू, क्या कर रहे हैं? जज साहब कैसा फैसला सुना रहे हैं? बंदी के साथ उसके मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है या उसके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है? ये लाइव होना चाहिए। नवीन जी, क्या मैं कह सकता हूँ कुछ? जी रमाकांत जी बोलिए। हाँ नवीन जी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि निश्चित तौर पर जो जसवंत वर्मा जी के पास जो केस लाए गए, देखिए जांच एजेंसियां जांच कर रही है और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, मुझे कहता है उसका थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है जो कि अगर उनकी भूमिका किसी ऐसे फैसले में, मैं कह रहा हूँ उन्होंने जितने भी फैसले किए हैं केसों के, उन केसों के फैसलों को भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिर से उसको देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले, मैं किसी को ऊपर में आरोप तो नहीं लगा रहा, लेकिन ये जरूर है कि उनकी भूमिका कैसी रही, ये तो मैं जरूर सरकार की तरफ से कह सकता हूँ मैं। और यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि भूमिका क्या रही, उन फैसलों में उनकी भूमिका क्या थी, या उसको और क्या होना चाहिए था, उसका विकल्प क्या होना चाहिए था, ये सारी चीजें जांच के दायरे में हो सकती है। और जांच जब हो रही है तो मुझे लगता है जो कि सरकार के नियत पर संदेह न करके, अगर सरकार की भूमिका अगर जांच करने की होगी निश्चित तौर पर की जाएगी। आप क्या समझते हैं? 2014 के बाद हमने जिस तरह से भ्रष्टाचार के ऊपर में अंकुश लगाने का प्रयास किया है, क्या ये पिछली सरकार जो 2014 से पहले थी, क्या उन्होंने इस तरह के कोई काम किए थे? मुझे लगता है जो कि हमारे सरकार के नियत के ऊपर में संदेह न करके, भूमिका के ऊपर में संदेह न करके, ये जरूर देखना चाहिए जो कि जांच कमेटियां जांच करके दे रही है उस विषय को लेकर के, मुझे उसका इंतजार, बिल्कुल उसी का इंतजार है। ठीक है, संजीत जी कुछ कहना चाहेंगे? संजीत जी देखिए मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कहना चाहता हूँ कि ये विषय भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का है ही नहीं। ये विषय दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बीच का विषय है। कृपया करके हम इसको राजनीति से कृपया ना देखें, मेरा एक रिक्वेस्ट होगा। अभी मैं दानिश जी से कह रहा था, दिल्ली के अंदर दानिश जी लोअर जुडिशरी का भी लाइव टेलीकास्ट होता है। आप कभी भी जब मर्जी आप दिल्ली के किसी भी समान जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कार्रवाई भी लाइव देख सकते हैं। पूरी कोर्ट में कैमरे लगे हुए होते हैं। सवाल कैमरे लगा देने से नहीं बनता है। क्या दिल्ली के अंदर जुडिशरी के अंदर करप्शन नहीं है? क्या सब जगह नहीं? देखिए मैं वही चीज कहना चाहता हूँ। हाँ मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए दानिश जी सुन लीजिए। सवाल कैमरे लगा देने से नहीं हो सकता।
सवाल जब तक हमारे आपके दिमाग का कैमरा नहीं खुला रहेगा तब तक ये कुछ नहीं हो सकता। अब जुडिशरी के अंदर आज वर्तमान स्थिति में चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों के बीच का विषय है, वो कार्रवाई करें और यशवंत वर्मा जी से बात करके उनको इस्तीफा के लिए बातचीत करें। देखिए बीच का रास्ता कुछ भी नहीं है, साफ ये नकली नोट नहीं, लेकिन संजीत कुमार जी कल उनके इस्तीफे से मामला थोड़ा सुलझ जाएगा। बात सिस्टम की हो रही ना, एक व्यक्ति की नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति सिस्टम से निकल गया, लेकिन बाकी लोग तो हैं मौजूद ना जो सिस्टम में काम कर रहे हैं। सिस्टम को क्लीन करने की बात हो रही है, उसको सुधारने की बात हो रही है। दानिश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। फायर जो अभी जो रिपोर्ट आई है कि फायर ब्रिगेड अधिकारियों ने, अग्निशमन दल ने कहा कि नोट नहीं मिले। अब बात आ रही है कि नकली नोट मिले हैं, तो इसमें इन अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि बात की सत्यता क्या है। कोई कह रहा है कि नोट मिले हैं, कोई कह रहा है नकली नोट मिले हैं। फायर अधिकारी इस बात को झुठला रहे हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल है जांच करेगा कनिका भारद्वाज जी, जांच करेगा कौन? अब ये आगे मामला कैसे बढ़ेगा? यूएनओ से जांच करा ली जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ की वजह है। ठीक है दानिश जी, कनिका जी कुछ बोल रही। कनिका जी और जरा जांच कर लीजिए। जांच कौन करेगा सर? सरकार करेगी जांच, सुप्रीम कोर्ट करेगी जांच, आयोग बनाइए जांच के लिए कि जांच कौन कनिका करेगा? जी, चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट जो और हाई कोर्ट के जजों की कमेटी ने एक जांच शुरू की और तबादला कर दिया, अब इसमें प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप क्या चलेगा? देखिए ट्रांसफर कर देना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। ये तो वही बात हो गई कि आपने एक तरह से अपना जो बैक है वो बचा लिया, कि या अपनी जो आपने रेपुटेशन है वो बचाने का या मैटर दबाने का काम कर रहे हो आप, कि आपने ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने से क्या हो जाएगा? जो काम अगर ये मैटर करप्शन का है, जो काम यहाँ पे हो रहा है वो शायद वहां पे भी होगा। तो ये मुझे नहीं लगता कि कोई सोल्यूशन है। बाकी मैं सभी को सुन रही हूँ, अभी काफी टाइम से सभी लोग ये कह रहे हैं कि कमेटी बननी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता या कमेटी में इंक्वायरी होने से कुछ भी होने वाला है अनटिल अनलेस इसमें प्रॉपर पुलिस इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि पॉइंट्स है इस केस में जो अभी हमें जानने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि जस्टिस वर्मा जी ने कहा कि उनका जो पैसा मिला है, जो ये सब चीजें जो मिली हैं, ये सब एक आउट हाउस में मिली है जहाँ पे कोई भी आ जा सकता था, नंबर 1। नंबर 2, उनका ये भी कहना है कि 14-15 को जब होली का टाइम था उस टाइम पे वो घर पे नहीं थे। तीसरा, ये भी कहा गया है कि जो नोट है वो फैमिली को नहीं दिखाए गए हैं या किसी भी फैमिली मेंबर को इसकी कोई नॉलेज नहीं है। फोर्थ, उन्होंने ये भी चीज कही है कि ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो सकती है उनके अगेंस्ट में, और इन्होंने जस्टिस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने ये एलिगेशन साफ डिनाई कर दिया है। तो ये जो सारी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, रिकवरी, नोट की रिकवरी नहीं हुई है। अब ये रिकवरी 15 या 14 तारीख से लेके 20 तारीख को इंक्वायरी क्यों स्टार्ट हुई? तो 4-5 दिन क्या कर रहे थे? क्या मैटर को दबाने की कोशिश कर रहे थे या क्या हो रहा था ये 4-5 दिन में? तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट कमेटी बिठा देने से सॉल्व होने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे जब इसमें पुलिस इंक्वायरी होगी या फिर ये मैटर सीबीआई को दिया जाएगा। और मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ कि दिया जाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि पूरे देश का जो एक विश्वास है बिल्कुल विश्वास खत्म हो गया। ये मैटर जरूरी है। बिल्कुल कनिका जी, समय कम बचा है। रमाकांत मिश्रा जी, सीधा सवाल ये है, जस्टिस साहब के खिलाफ साजिश कर रहा था कोई, उनके घर में नोट छिपा रहा था, ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी हो रही थी, क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आपको। कौन करेगा? दिल्ली में सरकार आपकी, केंद्र में आपकी, एजेंसियां आपकी। ठीक बात है, हमारी एजेंसियां हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन क्या एजेंसी की अगर भूमिका अगर है तो सरकार तो मुझे नहीं लगती है कि पीछे हटने वाली है। निश्चित तौर पर अगर सीबीआई की, जैसे अभी कनिका जी ने एक किया है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि इसमें जब तक मैटर जांच एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी तब तक इस तरह की कॉन्स्पिरेसी को आप मतलब वर्कआउट नहीं कर सकते। चलिए, आप कह रहे हैं तो हो सकता है आगे सरकार कुछ कर रही है, हम उम्मीद करेंगे कि कोई न कोई चीज होगी और जो साजिश की जा रही है वो बेनकाब होगी। जस्टिस वर्मा साहब को भी इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए सभी मेहमानों का। तो राज दरबार इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता के जरिए महिलाओं और बाल अधिकारों के साथ ही माता पिता के अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। यूसीसी के तहत मृत व्यक्ति की संपत्ति में पति पत्नी और बच्चों के साथ ही अब माता पिता को भी अधिकार